रश्मि बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी दादी के पास रहती थी। 5वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए दादी ने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी थी। उसकी शादी शहर में तय हो गई थी। वो बहुत खुश थी। उसके पति सुमित ने उसकी खूबसूरती देखकर ही उससे शादी करने के लिए हाँ कहा था। शादी होते ही वो शहर आ गई। ससुराल आते ही मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। माँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। रश्मि अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाई। सारे रिवाज निभाते निभाते रश्मि थक गई थी। रात में जब सुमित उसके कमरे में आया तो रश्मि, हमारी शादी इतने दिनों से तय थी। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ लिखी, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता ना, इसलिए। कितनी पढ़ाई की है तुमने? मैंने 5वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद दादी ने स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई छुड़वा दी थी। ये क्या मजाक है? हमने तो सोचा था कि तुम पढ़ी लिखी हो। रश्मि उसका गुस्सा देखकर, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता था, पर दादी शहर किसके पास भेजती। सुमित उसे अकेले ही कमरे में छोड़कर चला गया। रश्मि रोने लगी। रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह, बहू, सुमित कहाँ है? माँ जी वो कमरे में आए तो थे, पर नाराज होकर चले गए। क्यों? पहले दिन ही नाराज हो गया? हाँ, जब मैंने उनको बताया कि मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, तब वो नाराज होकर चले गए। इतना बड़ा झूठ? माँ जी, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं था कि मैं कितना पढ़ी हूँ, वरना मैं बता देती। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? गांव में स्कूल रहता तभी पढ़ती ना। मैंने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू घर में आएगी तो मैं सबके सामने सिर ऊंचा कर कर जी पाऊंगी। दमयंती चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। चाय दे दो माँ। अभी लाई बेटा। तुम रात भर कहाँ थे? माँ, मेरे ऑफिस के लोगों ने अगले हफ्ते एक पार्टी रखी है। हमें बुलाया है। मैं अनपढ़ बीवी को लेकर कैसे वहाँ जाऊँगा? बेटा, मैं तो कहती हूँ इसमें गलती हमारी भी है। तुम भी तो उसकी खूबसूरती देखते ही उस पर रिझ गए, कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। माँ, मैं जीवन भर अनपढ़ बीवी का बोझ नहीं उठा सकता। उसको उसके मायके भेज दो। रश्मि वहीं खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। माँ जी, मुझे मायके मत भेजिए। मेरी दादी जीते जी मर जाएंगी। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। दादी ने मुझे बड़ी तकलीफ से पाला है। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। सुमित, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो शादी हुई है और वो मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं ये सब नहीं जानता। सुमित तैयार होकर बाहर चला गया। रश्मि की रोते रोते हिचकियां बंध गई थी। अपने कमरे में जाकर रश्मि ने अपना सामान निकाला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सैंडल पड़ी थी। वो उस सैंडल को हाथ में उठाकर देखने लगी। तभी सैंडल से आवाज आई, रश्मि, तुम रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो। कौन हो तुम? मैं जादुई सैंडल हूँ। दादी ने ये सैंडल देते हुए ये बताया था कि इसे बहुत संभाल कर रखना। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ओह, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे मेरे मायके भेज रहे हैं। तुम उनसे कह दो कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करोगी। हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। अब वैसे अभी मैं 15 साल की ही तो हूँ। रश्मि ने सैंडल पहन ली और बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी सासू जी के पास पहुँच गई। माँ जी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई कर लूंगी। आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना। इस बार 10वीं की परीक्षा दे दूंगी, 2 साल बाद 12वीं की। मैं कुछ सोचती हूँ। शाम को जब सुमित घर आया तो रश्मि चाय और पकौड़े बना रही थी। घर में आते ही, माँ, आज तो पकौड़ों की खुशबू बाहर तक जा रही है। कहते कहते वो रसोई में चला गया, पर रसोई में रश्मि को देखते ही वो वापस आ गया। रश्मि चुपचाप पकौड़े, चटनी और चाय लेकर आ गई। सुमित ने पकौड़े की प्लेट उठाकर फेंक दी। रश्मि ने झटपट सारे पकौड़े उठा लिए और रसोई में चली गई। तभी सुमित की माँ आ गई। सुमित, उस बिना माँ बाप की बच्ची ने इतनी प्यार से पकोड़े बनाए हैं और तुमने फेंक दिया। माँ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? पहले चाय पी लो, फिर कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समाधान? हाँ, बहू चाय ले आओ बेटा। रश्मि रसोई में खड़ी खड़ी थर थर कांप रही थी। जैसे ही माँ जी ने आवाज दी, वो चाय लेकर आ गई। सुमित ने उसकी तरफ देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। माफ करना रश्मि, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। ले आओ, मैं तुम्हारे पकोड़े खाऊंगा। रश्मि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फटाफट उसने पकौड़े की प्लेट लाकर रख दी। अपनी भी चाय यहीं ले आओ। मैं चाय नहीं पीती, सिर्फ दूध पीती हूँ। तुम तो सचमुच बच्ची हो। अच्छा, पकोड़े तो खा लो। रश्मि अपनी प्लेट में पकौड़े डालकर ले आई। सबने बैठकर पकौड़े खाए। माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। रश्मि आगे पढ़ना चाहती है, इसका एडमिशन करवा देते हैं। सुमित आश्चर्य से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? रश्मि, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ,
मैं पढ़ना चाहती हूँ। कल ही मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने चलूंगा। रश्मि बहुत खुश हुई। खटखट सैंडल खटखटाते उसने सारे बर्तन उठाए और रसोई में बर्तन रख अपने कमरे में चली गई। सैंडल उतार दिया और सैंडल से बोली, ओह सैंडल, तुमने तो मेरी सारी समस्या का हल कर दिया। रश्मि, तुम जहाँ भी जाना मुझे पहनकर ही जाना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। ओह ये तो बहुत अच्छा है। रश्मि कमरे से बाहर आई। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आज मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है, तुम ही बनाओ। रश्मि के हाथ में तो जादू था। उसने इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया कि सब उंगलियां चाटने लगे। बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? माँ जी, मुझे खाना बनाने का बचपन से ही बहुत शौक है। रश्मि तो समझ गई थी कि ये सब इसी जादुई सैंडल का जादू है, वरना उसे तो खाना बनाना भी मुश्किल से ही अच्छा लगता था। दूसरे दिन, रश्मि ये ड्रेस पहनकर स्कूल चलो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। रश्मि ने ड्रेस पहनकर सैंडल पहने और कमरे से बाहर आ गई। वाह, तुम तो बिल्कुल कक्षा 10 की विद्यार्थी लग रही हो। चलो। रश्मि स्कूल गई तो थोड़ी सी आनाकानी के बाद प्रिंसिपल ने कुछ जरूरी कागजात देखकर उसको एडमिशन दे दिया। सुमित हमेशा अलग कमरे में सोता था। रश्मि बहुत दुखी रहती, पर वो दिन रात मेहनत करती, दमयंती के साथ काम भी करती, स्कूल भी जाती और पढ़ाई भी करती, लेकिन जादुई सैंडल की वजह से बिल्कुल भी नहीं थकती थी। 3 साल बाद जब उसकी 12वीं का रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। माँ जी, मैंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तू तो वाकई बहुत होशियार है। सुमित जब शाम को आता है, देखिए मैंने अपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मुझे पुरस्कार भी मिला है। उस दिन सुमित बहुत खुश हुआ। रश्मि, आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। रश्मि के गाल सुर्ख गुलाब की तरह लाल हो गए थे। अगर जादुई सैंडल न होती तो मैं अपने गांव में ही पड़ी पड़ी बिसुरती रहती। करीमपुर नाम के गांव में मेघना नाम की सुंदर लड़की रहती थी। मेघना के माता पिता नहीं थे, वह अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। मेघना के भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। 1 साल में ही भाभी और मेघना में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। मेघना, कल तुम्हारी परीक्षाएं हैं ना, तो तुम आटा क्यों मार रही हो? मैं आटा मार दूंगी, तुम जाओ पढ़ाई करो। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए मैं रोजाना की तरह आटा मार सकती हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है तो थोड़ी देर आराम करो। परीक्षा के दौरान पर्याप्त मात्रा में आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं तब तक मैं सारा काम कर लूंगी। रचना भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ एक ओर मेघना अपनी भाभी से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ मेघना के भाई राघव अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राघव इस बात से नाराज रहता था कि उसकी शादी में उसे बहुत कम दहेज दिया गया। रचना कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यही कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी जूतियाँ तो तुमने बहुत संभाल कर रखी हैं और मेरे जूते कहाँ फेंक दिए? अब आप सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मैंने आपके जूते धो कर रखे थे, शायद छत पर सूख रहे होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक रचना छत पर से जूते लेकर आई तब तक राघव जा चुका था। रचना ने देखा कि उसकी जूतियाँ गायब हैं। मेरी जूतियाँ कहाँ गईं? रचना पागलों की तरह पूरे घर में जूतियाँ ढूंढने लगती है। भाभी, मैंने गुस्से में भैया को आपकी जूतियाँ फेंकते देखा था। मेघना, जूतियाँ ढूंढने में मेरी मदद करो। वे साधारण जूतियाँ नहीं है, वे मेरे लिए बहुत खास हैं। रचना और मेघना शाम तक जूतियाँ ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। शाम को जब राघव घर लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। ये मेरी नई पत्नी है और मेघना तुम्हारी नई भाभी। रचना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लो तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और निकल लो। रचना को राघव का घर छोड़ना पड़ा। मेघना की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन उसके पास प्यार की दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। नई भाभी सारा खाना खुद खा लेती या अपने पति को खिला देती और मेघना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। मेघना पूरे दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी। उससे खाना नहीं बनाया जाता था।
वह या तो बचा खुचा खाकर सो जाती या फिर भूखे पेट ही सो जाती। एक दिन मेघना को उठने में जरा सी देर हो गई। उस दिन उसका एग्जाम था। मेघना जल्दी से तैयार हुई, लेकिन उसे अपनी जूतियां नहीं मिल रही थीं। अब ये जूतियां कहाँ चली गईं? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना, मेरी जूतियां शायद कमरे में ही रह गई हैं। मेघना चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मेघना नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक जगह रोड पड़ रहा था। वहाँ टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई थी। मेघना उन ईंटों पर दौड़ती गई। उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ पैरों से वह 15 मिनट लेट क्लास में पहुंची, लेकिन उसने किसी तरह अपनी परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे अपनी साइकिल से घर तक छोड़ गए। मेघना अपने पैरों को देखकर रो रही थी। रचना भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके बिना मैं अनाथ हो गई। तभी मेघना के सिर पर ऊपर मचान से एक जूती गिरती है। अरे, ये तो रचना भाभी की जूती है। उन्होंने इसे कितना ढूंढा था। मेघना मचान पर चढ़कर दूसरी जूती भी ढूंढ निकालती है। मेघना ने जूतियां पहनकर देखी। घायल होने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने जूतियां अपने पैरों में डाली। जूतियां पहनते ही मेघना को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में घाव है ही नहीं। मेघना ने जूतियां उतार कर देखा। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। मेघना की नई भाभी ने ये सब देख लिया। अच्छा, तो इसे कहीं से जादुई जूतियां मिल गई हैं। कोई बात नहीं, इन्हें मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी। मेघना जब नहाने चली गई तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुंची। है तो ये जूतियां बहुत सुंदर, तोड़ने से पहले एक बार जूतियां पहनकर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही जूतियां पहनी, उसके पैर घाव से भर गए। अरे ये क्या हो गया? मर गई रे, मर गई। अरे कोई मदद करो। मेरे पैरों में इतने घाव कैसे हो गए? राघव अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है। चिंता मत करना मेघना, जब वापस लौटूंगी तो तुझे खूब पीटूंगी। मेघना ने जादुई जूतियां पहनी और कहा, हे जादुई जूतियों, मुझे रचना भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही मेघना रचना के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। मेघना रचना को घर की परिस्थिति और जादुई जूतियों के बारे में सारी बात बताती है। ये जादुई जूतियां मुझे एक सिद्धि प्राप्त ऋषि ने दी थी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। मेघना अपनी पुरानी भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।